नमस्कार और स्वागत है आपका फाउंडर इंडिया में। फाउंडर इंडिया देश का पहला ऐसा डिजिटल बिजनेस चैनल है जो लगातार लाइव शोज आपके सामने पेश करता है और बाजार जगत से जुड़ी हुई, व्यापार जगत से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी खबरें, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है जिसको इस्तेमाल करके आप बाजार में मुनाफा कमा सकते हैं, आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। उस जानकारी के दम पे, उसकी ताकत से आप और आगे बाजार के अंदर में ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और बहुत तरीकों से अपनी पूंजी को बढ़ा सकते हैं। और ये हमारा प्रयास है, हमारा विजन है, हमारा मिशन है कि हर तरीके से आपकी सहायता करें, आपकी मदद करें इस सफर में, इस मुनाफे के सफर में। और आज की सुबह की शुरुआत सीधा सबसे बड़े पैसे के जो केंद्र है इस देश में, वो है आरबीआई, जहां से पैसा बनता है, जहां से पैसा चलता है और पैसा गवर्न होता है। और इस समय लाइव हैं शक्तिकांता दास जी, जो कि आरबीआई गवर्नर हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी, जो क्रेडिट पॉलिसी है आरबीआई की, उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कुछ बड़ी खबरें आ चुकी हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने खास गेस्ट के पास। हमारे साथ में जुड़ गए हैं प्रसाद कुशे जी। तो प्रसाद कुशे जी के साथ चलते हैं, और जो उनके साथ हम ये शो करते हैं पावर पैक पोर्टफोलियो विद प्रसाद कुशे जी, उसके पार्ट में आगे चलेंगे। लेकिन फिलहाल उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रसाद सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ अलेक्स जी, गुड मॉर्निंग। आवाज पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग सर। और सबसे पहले तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है कि आरबीआई ने अपने दरों में बदलाव नहीं किया है। क्रेडिट दरों में कोई बदलाव नहीं है। कैसे देखते हैं इस खबर को? और क्या, वैसे तो ज्यादातर बाजार के एक्सपर्ट्स इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये मान के चल रहे थे, आपको लगता है इससे क्या फर्क पड़ने वाला? ये आरबीआई पॉलिसी का फर्क क्या पड़ता है बाजार पे? सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए सरल भाषा में। एलेक्स जी देखो, ये आरबीआई पॉलिसी जो रहता है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फंड्स अवेलेबल इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो अभी जो उन्होंने रेट स्टेबल रखे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे जाके भी ये इनका जो स्टांस है वो ऐसा ही रहेगा। इसका रीजन ये होता है कि अगर आप उसके रेट्स बढ़ा देते हो तो बाहर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, उसके साथ जो लेंडिंग कॉस्ट रहता है उसका, बैंक जो लेंड करते हैं वो बढ़ जाता है। मान लो आपने थोड़ा कम कर दिया, इट हेल्प्स इनटू द न्यू मैन्युफैक्चरर्स एंड बोरोअर्स टू बोरो मोर एंड देन एक्सपांड योर बिजनेस। तो उसमें थोड़ा बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। तो इन्होंने कम नहीं किया, स्टेबल रखा है, ताकि जो कुछ भी उनका जो आउटलुक है वो मेरे हिसाब से मेंटेन रहे। जी। और इसका बाजार पे क्या असर पड़ता है और किस तरीके से, अभी जो अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखो, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग असर तो पड़ता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो रहता है। आज आरबीआई पॉलिसी आई ना, तो आज के दिन पे बहुत वोलेटाइल हो जाता है मार्केट, और दूसरे दिन लोग ज्यादा करके इसको सब भूल भी जाते हैं। इसका वजह यही होता है कि जो मीडिया रहती है वो इसको कवरेज देती है, तो इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर बढ़ता है और वोलेटिलिटी बढ़ती है। और दिस सेम थिंग हैपेंस ड्यूरिंग बजट। बजट में एक दिन ज्यादा और वोलेटिलिटी या डिस्कशन रहता है, लेकिन आरबीआई पॉलिसी में आप देखेंगे एक ही दिन का डिस्कशन रहता है, दूसरे दिन सब रेगुलर हो जाता है। फिर डाउ देखो, इंटरनेशनल मार्केट देखो, इंडियन मार्केट देखो, वही सब चालू हो जाता है। तो एक दिन का जरूर इसमें फ्लक्चुएशन रहता है थोड़ा बहुत, और अनलेस देयर इज अ मेजर चेंज और मेजर स्टार्ट चेंज होता है, ये ऐसा कुछ इसमें ज्यादा फर्क नहीं आता है। और अभी का जो अपना निफ्टी का जो लेवल है, वो बैंक निफ्टी आई थिंक विल कंटिन्यू इन अ बुलिश स्टांस अप टू 35,990। तो आज का हाई जो बना है वो है करीब 35,810। 35,990 तक ये ऊपर जाएगा और वहां से करेक्शन आएगा, और वहां से करेक्शन आएगा तो कितना आ सकता है, तो वापस करेक्शन आएगा तो इट कैन कम डाउन टू दिस लेवल अराउंड 35,550। यानी आज का लो है ना, रफली उधर तक आएगा, या 35,450 तक आने की संभावना बनती है। तो आप उसके बाद यानी 35,990 के बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ये जो निफ्टी है ये साइडवेज हो जाएगा, इट विल ट्रेड इन अ रेंज
और ऊपर में 35,990 रफली, और नीचे में 35,000, सॉरी 34,500, 34,500, और दूसरा उसका जो सपोर्ट लेवल बनता है वो है 34,950। तो करेक्शन थोड़ा बहुत आ सकता है, बट वो करेक्शन का लेवल है वो 35,990 से। ठीक। तो आप भी प्रसाद सर अब उसी कैटेगरी में आ गए हैं, उन एनालिस्ट की कैटेगरी में जो अब कहते हैं कि बाजार में कॉशियस हो जाओ और अब मुनाफा अपने जेब में रखना शुरू कर दो और बाजार में डालना कम कर दो। नहीं, देखो एलेक्स जी, कॉशियस तो मैं हूँ, इसलिए मेरा स्टॉक का चॉइस काफी लिमिटेड रहता है। तो मेरा कॉशियस होने का जो उसका आफ्टर इफेक्ट है कि दैट आई डू माय ओन स्टडी एंड माय स्टॉक्स आर लिमिटेड टू व्हाट आई अंडरस्टैंड, नॉट व्हाट इज हैपनिंग ओवरऑल, जिसमें जो कुछ भी चल रहा है हॉटेस्ट बाय ये वो मैं सब नहीं करता हूँ। कॉशियस तो रहना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच को फॉलो करें तो यू नो व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज द स्टॉप लॉस, तो एंट्री एग्जिट पॉइंट आपको सब पता रहता है, देन यू आर प्रीटी सेफ। जी। अब प्रसाद साहब, मुझे एक चीज और लगती है इसमें बाजार के मामले में कि कॉशियस होना बेटर है ट्रैप हो जाने से। अगर आप उस मुनाफे को नहीं कमा पाए, मान लीजिए मैंने अगर कोई अपॉर्चुनिटी छोटी मोटी कोई स्विंग या कुछ और बढ़ रहा है और मैं आज अगर कॉशियस होकर के बाजार में पार्टिसिपेट करना कम कर दूं और मुनाफा अपना घर ले जाना शुरू कर दूं, तो हो सकता है कि कुछ हफ्ते भर तक मुझे ये दिखे कि बाजार और ऊपर चला गया और मैं कुछ एक हफ्ते शायद या कुछ 4 दिन 10 दिन कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर दी मैंने, कुछ और मैं पैसे बढ़ा सकता था। लेकिन ये मुनाफा ना कमाना उस ट्रैप से बेटर है कि जब मैं ये पैसे और डाल करके और बाजार के अंदर में और फुल ऑन एंट्री करता चला जाऊं और उसके बाद ट्रैप हो जाऊं, अब उसके बाद वो फिर एक करेक्शन मोड में चला जाए और फिर मैं एक ज्यादा दिन तक, जो कि अभी 2 4 7 दिन 10 दिन की शायद बात होती है जो कुछ एक डेप के लिए, वो एक लंबा एक टाइम अगर मेरे को करेक्शन में अटक जाना पड़े, तो शायद ये दोनों में कंपेयर करने में मैं समझता हूँ कि ये ट्रैप ना होना बेटर है और कॉशियस रहना ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी होगी। ये डिपेंड करता है आपका टाइम फ्रेम क्या है, इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम क्या है, और आपका विजन क्या है आपके स्टॉक के लिए। यानी कोई भी स्टॉक रहता है तो उसमें आपका जो नजरिया है वो मान लो 1 साल के लिए, तो देन यू हैव टू इग्नोर ऑल दिस स्मॉल वोलेटिलिटी। 1 या 2 साल का नजरिया है, देन यू हैव टू इग्नोर ऑल दिस स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी। और मान लो उस नजरिया में अगर आपका विजन जो कुछ भी है स्टॉक के लिए, रीडिंग जो कुछ भी है स्टॉक के लिए, वो सही जाता है, तभी आपको उसके ऊपर पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात ये, मान लो नहीं गया तो देन यू हैव टू थिंक ऑफ अदर अल्टरनेटिव, अभी मैं क्या करूं। इसमें आपको छोटा मोटा जो फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से हर टाइम यू कांट बी राइट, ओके, एवरी टाइम यू कांट बी राइट कि आज मैंने बेचा, टॉप में बेचा, नीचे लिया। तो आई हैव टू एक्सेप्ट दैट कि भाई अपना थोड़ा लंबा नजरिया 1 साल का, तभी तक कंपनी हैज टू परफॉर्म। सी, आपका जो स्टॉक है वो कभी मूव करेगा जब भी आपका कंपनी को कुछ फायदा होगा। When the company makes money, you will make money. So when the company is performing over a period of 1 year, 2 year, आपको लगता है कि भाई इसका परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगा या इम्प्रूव रहेगा, तभी आप होल्ड कर सकते हो और तभी आपको इसका फायदा भी हो जाएगा आगे। जी, तो एक अगर इसका निचोड़ मैं समझूं तो ये है, आप ये कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रहें और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं और इससे बिल्कुल भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। बाजार में जो कुछ हो रहा है वोलेटिलिटी आती रहेगी, अलग अलग इवेंट बेस्ड और अलग अलग साइकिल बेस्ड, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म में हैं तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी आपकी सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स बेहतरीन होना चाहिए। और जो आपने हमें पीछे दिया था उससे रिलेटेड कुछ कुछ सवाल भी आ रहे हैं, तो एक सबसे पहले सर आपके पोर्टफोलियो से ही शुरू करते हैं। और उस पोर्टफोलियो में आपने मेरे को एक इंगरसोल रैंड दिया था। जी हाँ एलेक्स जी, ये हमने आपके शो पे 725 पे रेकमेंड किया था, पिछले बार भी रेकमेंड किया। अभी ये स्टॉक 910 के ऊपर गया है और इसका देखो टाइम एंड प्राइस टारगेट रहता है, तो वो दिखाता है कि ये स्टॉक का बॉटम हो गया। तो इसका टाइम एंड प्राइस टारगेट क्या है कि 30 जून 2022, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, नॉट 2021,
30 जून 2022 तक इसको 1125 के ऊपर जाने का है। जब भी ये जाएगा तभी इसका 550 का बॉटम हो जाएगा, कंफर्म हो गया। देन स्काई इज द लिमिट फॉर दिस स्टॉक। अभी भी इसके पास 100-150 रुपया बढ़ने का है। लास्ट टाइम ये 1035 तक कुछ गया था या 1075 तक गया था, उसके ऊपर और 50-100 रुपया जाने का है। तभी जाता है, तभी इसका बॉटम हो गया। एंड देन यू कैन होल्ड इट फॉर जितना लंबा होल्ड करे उतना ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने 919 पे लिया था, वो अभी तो आराम से अच्छे मुनाफे में है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुनाफा अभी बुक करने की जरूरत नहीं है और अभी इसको बने रहें इसमें। नहीं, देखो ये एलेक्सी जो अभी इसके पहले आपने जो सवाल किया था उसका ही ये क्वेश्चन का वही क्वेश्चन आ जाता है कि अभी आप प्रॉफिट, इनको प्रॉफिट तो हो रहा है, तो अभी प्रॉफिट बुक करें या ना करें जी। तो मेरा जो ये यूनिवर्सल रैंक का ट्रेड था तो उसमें मैंने कहा था कि भाई इसमें टारगेट मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ। इनको प्रॉफिट होगा, 1000 में लेंगे तो भी प्रॉफिट होगा और 1500 में लेंगे तो भी प्रॉफिट होगा, लेकिन वो प्रॉफिट इनको लेने का है या नहीं लेने का है, दैट इज हिज इंडिविजुअल डिसीजन। लेकिन मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं सजेस्ट करूंगा क्योंकि अभी तक ये स्टॉक चालू ही नहीं हुआ है। जो आपको दिख रहा है 750 से 1025 हो गया, यानी 50% रिटर्न दिया, लेकिन द अप ट्रेंड इन द स्टॉक हैज नॉट स्टार्टेड। वो चालू कभी होगा? 1125 के ऊपर। तो 1125 के ऊपर जाएगा तभी आप खरीद सकते हो। ओके, अभी खरीदा है तो आप समझ लीजिए बोनस है। 1125 के ऊपर भी आप खरीदो और होल्ड करो 2 साल नहीं, 5 साल, 10 साल, तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा। तभी ऐसे बहुत आरबीआई पॉलिसी आएंगे, बहुत बजट्स आएंगे, स्टॉक भी काफी ऊपर नीचे करेगा, बट यू शुड होल्ड ऑन टू इट विद कन्विक्शन। ठीक है, जबरदस्त बुलिश है इंगेसल रैंड पे शायद कुशे सर। तो रंजीत भाटिया जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इसमें बने रहिए और लॉन्ग टर्म में, और बड़ा मुनाफा, अभी भी आप मुनाफे में, लेकिन अभी मुनाफे में स्कोप बहुत है, तो इसलिए बने रहिए। बाकी बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सबका स्वागत है, सबको गुड मॉर्निंग। किटी मल्होत्रा जी सी है, दीपक मल्होत्रा जी हैं हमारे साथ में, हर्षा सुरू जी भी हैं। प्रसाद सर, एक आपके पोर्टफोलियो में आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक दीपक जी का सवाल है, ये जानना चाहते हैं जेके सीमेंट पे आपका व्यू क्या है? एक मिनट, मैं थोड़ा इसको डिटेल में देख के बताता हूँ जी। स्टॉक बहुत बहुत बढ़ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे टॉप हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा। लेकिन कि कितना 34 था तो अभी 2800 हो गया। 34 का 2800 यानी आप समझ लीजिए लगभग अभी 100 टाइम हो ही जाएगा ये। मेरे को थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा स्टॉक, क्योंकि मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक अच्छा हो सकता है यहाँ से, बट आई हैव टू जस्ट स्टडी। मैं आपको ये शो के दौरान ही इसको ठीक से देखकर आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, एक और इन्होंने लिया है कि लेने का एलेक्स जी? सर, इन्होंने लिया है या लेने का है? दीपक जी, आप थोड़ा सा इसमें सवाल को और डिटेल में दे दीजिए कि आपने लिया हुआ है ऑलरेडी, आप लेना चाहते हैं क्या, एग्जैक्ट सवाल है, तो प्रसाद जी उस हिसाब से दे देंगे। प्रसाद सर, उसके आगे फिलहाल फिर आपके उस पे पोर्टफोलियो पे एक बार चलें, या कोई स्टॉक आप देना चाह रहे हैं जहां से शुरुआत कर सकते हैं, कोई नया? नहीं, आपको जो क्वेरी है आप पूछ सकते हो, मैं तभी तक इसको देख लेता हूँ। देखो ये स्टॉक जो है इनका जेके सीमेंट जो है स्टॉक अच्छा है मेरे हिसाब से। आप होल्ड कर सकते हो है तो, नहीं तो बाय भी कर सकते हो। इसका अपसाइड का जो टारगेट बनता है वो 3850 बनेगा, और उसके बाद 5738 और 8787। हाँ, लंबे टारगेट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम बोल्ड होके एडवेंचरस होके इसमें बाय करो, लेकिन फिर उसका स्टॉप लॉस भी थोड़ा लंबा रहता है। ये टारगेट लंबे है तो 1700 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करो, तो पहला टारगेट आपको अपसाइड में मिलेगा, वो है 3850, फिर 5738। इनकी खरीद है 2400 की, तो ऑलरेडी
2800 पे चल रहा है, 2800 के ऊपर है, 2858, तो मुनाफे में है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अभी इसमें लंबा बने रहें और इसमें लॉन्ग टर्म में और बड़ा मुनाफा देखा जा सकता है। जी हाँ, मुझे लगता है स्टॉक इज ओवरऑल गुड। और देखो ये स्टॉक में अभी आपको ये समझना चाहिए कि ये अभी का अप ट्रेंड इसका चालू हुआ है, जो पिछले साल से हुआ 800 से हुआ, तो 800 से अभी 200 2800 हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत अप ट्रेंड बना रहेगा। अपसाइड का टारगेट कम से कम आप पकड़ लीजिए। इसमें एक्चुअली पहला टारगेट था वो पहला टारगेट इसमें था 2686, वो आ चुका है। अभी इसके बाद अगर ऊपर जाएगा तो ये करीब 3850 तक जाने की क्षमता है। इसका एक्चुअली फंडामेंटल भी देखना चाहिए, सपोर्ट करता है या नहीं। खाली प्राइस के ऊपर नहीं कह सकते, बट आई थिंक फंडामेंटल शुड बी गुड। एंड वो आप थोड़ा एक बार फंडामेंटल एनालिसिस से एक बार देख लीजिए, या कोई फंडामेंटल एनालिस्ट आएगा उनको आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं एक फंडामेंटल्स पे एक व्यू अलग से ले लूंगा इसमें। शायद सर बीएफ यूटिलिटीज आपने हमें दिया था, क्या करना चाहिए अभी इसमें? जी एलेक्स जी, ये स्टॉक अच्छा है मेरे हिसाब से, और इसमें मैंने स्टोरी एक 2-3 बार बता दिया फंडामेंटल, तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो ये जो स्टॉक है अभी चार्ट वाइज 226 से नया अप चालू हो चुका है और वो 345 तक कुछ गया, इसका थोड़ा करेक्शन चल रहा है। तो करेक्शन में ये स्टॉक नीचे कितना आ सकता है? करीब 290 तक जगह है, और 290 इज पॉसिबल। द स्टॉक इज स्टिल गुड, यू कैन स्टिल बाय इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 275। 270 का स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करो। इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 410 और 550। मेरे हिसाब से अक्टूबर एंड दिस ईयर तक करीब 900 तक जाने की जगह है। लेकिन इसमें एक फंडामेंटल डेवलपमेंट ये हो रहा है कि उसमें कोर्ट केस चालू है सुप्रीम कोर्ट में, उसका रिजल्ट आएगा तभी ये फर्दर ट्रिगर आएगा। रिजल्ट कभी आएगा पता नहीं, बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल द केसेस आर आल्सो being postponed or the proceedings are going very slow. तुषार सर, आप जहाँ कोर्ट केस की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आया, एक इंडसइंड में कल एक लंदन हाई कोर्ट से एक वो आया था, जजमेंट आया था। आप उसको फॉलो कर रहे हैं क्या, इंडसइंड को? नहीं, इंडसइंड का मेरे को जजमेंट के बारे में पता नहीं है, जो कुछ भी है वो। लेकिन चार्ट के बारे में मैं देख के बोल सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इन दैट, उसका इतना डिटेल में मेरे को पता नहीं इंडसइंड बैंक का। लेकिन उसका चार्ट जो है वो मैं आपको देख के बता दूंगा इस शो, क्योंकि कल उसके चलते, उस जजमेंट के चलते कल एक बड़ा फ्लक्चुएशन इंडसइंड में आया था। या कल ये स्टॉक में काफी वोलेटिलिटी भी थी और एक साइजेबल कहेंगे आप फॉल आ चुका है। अच्छा, इंडसइंड बैंक का जहां तक सवाल है, तो मुझे लगता है इसमें अपसाइड का रेजिस्टेंस है, वो है 1044 का, 1045। तो कल ये 1036 जाके 965 तक नीचे आया। अभी ये स्टॉक मान लो ये लेवल टूट देता है, 955 का लेवल तोड़ देता है, यानी कल का लो है 965, तो उसके नीचे 10 रुपया और चला जाता है, या आप पकड़ लीजिए 950 तोड़ देता है, वो एक इसका बुल स्टॉप लॉस रहेगा। तो वो अगर टूट जाता है तो ये स्टॉक में अच्छी खासी फॉल आ सकती है। लेकिन मान लो अगर नहीं टूटता है कि अप ट्रेंड इज मेंटेन, देन मेरे ख्याल से द स्टॉक कैन गो अप फर्दर। ऊपर कहां तक जाएगा ये स्टॉक वापस अपसाइड, जो इसका टारगेट बनता है वो 1045 का बनेगा, और ज्यादा से ज्यादा 1102 तक बनेगा, यानी 1102 तक जाने की संभावना है। और दूसरी बात ये बनती है कि अप ट्रेंड जो है इसका वो कभी तक रहेगा टाइम वाइज। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, और वो अप ट्रेंड का टॉप हो जाएगा 7 जून, यानी मंडे के बाद। यानी मंडे के बाद कभी भी ये स्टॉक टॉप आउट हो सकता है। तो टॉप आउट होने की जो उसकी लेवल है वो है 1044 और 1102। जी ठीक है। प्रसाद सर, एक सवाल हमारे दर्शक का किटी मल्होत्रा जी का, वो जानना चाहते हैं कि कैनफिन होम्स पर
आपकी क्या राय है? 578 की इनकी शायद खरीद है। देखो टीटीजी को ये कहूंगा कि कैंफिन होम्स अच्छा स्टॉक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा शायद उन्होंने ऊपर में लिया है, बट अभी अभी जो स्टॉक है वो थोड़ा साइडवेज चल रहा है, और साइडवेज में ये 605 वगैरह जाके नीचे आ जाता है, 605 610 जाके नीचे आ जाता है, तो अपसाइड में एक 617 का रेजिस्टेंस है, वहां तक अभी भी जाएगा यहाँ से, लेकिन वहां पे आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, 600 617 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। क्यों कह रहा हूँ कि ये स्टॉक ने मान लो डिक्लाइन में 508 तोड़ा, तो थोड़ा मंदी में जाएगा स्टॉक, साइडवेज डाउन हो जाएगा, उसमें फिर 450 तक भी आने की संभावना बनती है, और बेटर के स्टॉक इज मेकिंग एक जो रेंज बना रहा है उसमें ये एक बार आपको मौका देगा कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट है, थोड़ा बहुत मुनाफा होगा उसमें आप लेके निकल जाओ, वापस डिक्लाइन में एंट्री करो, क्योंकि यह बाइंग प्राइस जो आप कह रहे हो 575 इज नॉट रियली वेरी गुड, और यहाँ से स्टॉक सीधा ऊपर नहीं जाएगा, यानी 575 के 700 800 ऐसा नहीं जाएगा, 575 से नीचे आएगा, 475 आएगा, 450 आके फिर चलेगा। और दूसरा बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपको अभी कैंफिन होम से निकल के पीएनबी हाउसिंग में एंट्री कीजिए, ये बाकी का दर्शकों के लिए भी है। देखो इसमें क्या हुआ है कि एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो उन्होंने नया स्टेक लिया है, 30% का स्टेक लिया है। अलॉन्ग विद दैट जो एचडीएफसी बैंक के फॉर्मर सीईओ थे, मैं कहूंगा मोस्ट यू कैन से द स्टार सीईओ अमंग द बेस्ट सीईओ अमंग ऑल द लिस्टेड कंपनी, जैसा आपके नारायण मूर्ति है वैसे इनका स्टेचर है आदित्य पुरी। तो इन्होंने एचडीएफसी बैंक ही बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच इन द ईयर 1995 टू 2019-20 जहां पे वो रिटायर हो गए। रिटायर क्यों हो गए? क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन रहता है आफ्टर 70 यू कैन नॉट बी लीडिंग अ बैंक, तो ही हैड टू रिटायर, बट ही हैड अ इलस्ट्रियस कैरियर, और उसके बाद उन्होंने ये पूरा बैंक स्क्रैच से सेटअप किया। तो अगर इन्होंने अभी वापस आदित्य पुरी ने भी पीएनबी हाउसिंग में 25 करोड़ का कुछ शेयर अलॉटमेंट हो गया, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही इज लाइकली टू बिकम द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी। ओके, तो ग्रुप स्लोली मे बी गोइंग टू फंड, और शायद पीएनबी एग्जिट भी करेगा, लेकिन वो क्लियर नहीं है अभी तक, बट ये फर्स्ट एंट्री है, आगे क्या होता है देखना पड़ेगा। बट अपने को देखो स्टॉक मार्केट में हम लोग है, तो यू शुड फाइंड अ स्टॉक दैट गोज अप कंसिस्टेंटली 20%, खाली 20% का, ओके, इट ग्रोज इज बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन बाय 20%, आप समझ लीजिए एवरी ईयर। तो वो जो हो सकता है वो एचडीएफसी बैंक में हो रहा है पिछले 25 साल से, कि उनका लोन बुक 20-25 से ऊपर से बढ़ रहा है, अब भी 18 हो गया, थोड़ा बहुत कम हो गया, लेकिन स्टिल ओके इट इज डूइंग परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो वो जो कंसिस्टेंसी मांगता है दैट हैज बीन बॉट अबाउट बाय आदित्य पुरी, तो वो कंसिस्टेंसी वापस आपको रिपीट हो सकता है पीएनबी हाउसिंग में। तो इसके वजह से जब ये न्यूज आया तो वो कुछ 500-600 था, अभी भी सर्किट लगा है 800 में, बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको जरूर लेना चाहिए, और नॉट जस्ट लेना चाहिए, आपको ये होल्ड भी करना चाहिए अगले 10-15 साल के लिए, क्योंकि ये स्टॉक बढ़ते रहेगा। प्रसाद सर, अभी इसमें क्या कोई डिप की गुंजाइश है या यहीं पे ले लिया जाए, सारी एंट्री यहीं पे करी जा सकती है? नहीं, अभी आप थोड़ा ले सकते हो, ये वहां में भी लीजिए, क्योंकि अपना नजरिया 10-20 साल का है। सो द कंपनी इज मोर इम्पोर्टेंट, द पर्सन इज रनिंग द शो इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन द प्राइस। 800 में लिया तो भी चलेगा, 900 में लिया तो भी चलेगा, 700 में लिया तो भी चलेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग शेयर आपने दिया ढूंढ करके, और ये आपके पोर्टफोलियो में हम ऐड कर सकते हैं इसको? जी हाँ, अभी भी ऐड करो, कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज द प्रमोटर्स आर गुड। ओके, यहाँ पे तो जैसा था एक पीएसयू बैंक था जो 1200 से 150 हुआ था। एक्चुअली एलेक्स जी कैसा है कि मेरे पास एक लॉन्ग टर्म बाय का फॉर्मूला है,
तो इसमें बाइंग प्राइस था 140 का। हाँ, ये इसलिए मैंने कभी पहले लिया नहीं था। 140 आया तभी मार्च में था, तभी कोरोना था, तभी लिया नहीं, क्योंकि तो परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड। लेकिन अभी ये लेना चाहिए, 800 में भी लेना चाहिए, क्योंकि इसका टारगेट और जाके बढ़ के आप रखिए 5-10 साल, तो ये हो जाएगा 3-4-5 हजार। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इट विल बिकम कॉम्पिटिटर टू HDFC। जो बड़ा HDFC है पेरेंट, वो एक हाउसिंग फाइनेंस में लीडिंग कंपनी, अभी क्या था, ये 4 नंबर पे था। ये कंपनी जो है PNB हाउसिंग, ये नंबर 4 पे है एज फार एज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज गोज। तो नंबर 2 पे कौन है? SBI हाउसिंग है, ICICI हाउसिंग है, LIC हाउसिंग, ये 3-4 कंपनीज है। उसके बाद इसका नंबर, लेकिन बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ मिस्टर आदित्य पुरी, आई थिंक द स्टॉक का जरूर री रेटिंग हो जाएगा एंड दिस बिकम्स अ मल्टी बैगर स्टॉक इवन एट द करंट प्राइस। जी, क्या इसमें सर वो मेहुल चौकसी वाली जो खबरें आ रही हैं उसका भी असर दिख रहा है क्या आपको इसमें? नहीं, उसका असर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो मेहुल चोकसी का है। ही इज कनेक्टेड विद द स्कैम इन PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक को अगर पैसा आता है तो उसका मतलब ये नहीं वो पैसा यहाँ पे आएगा, लेकिन दिस इज इनटू हाउसिंग फाइनेंस, नॉट अलोंग विद PNB का जो मेहुल चोकसी का जो कुछ भी स्कैम हुआ था वो PNB में था, इस पे नहीं। जी, ठीक है। प्रसाद सर, एक और सवाल ले लेते हैं। एक तो सवाल आपके वही HCC पे है जो आपने दिया हुआ था। तो प्रियंक मोहता जी पूछ रहे हैं कि अभी भी 10.65 पे ही है शायद। हाँ जी, इन्होंने पूछा है, मैंने 11 में लिया, अभी 10.65 का भाव है। जी, देखो, आप कोई भी स्टॉक लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने लिया और रोज 10 ऊपर के सर्किट लगेंगे, लेकिन 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कीजिए। कंपनी इज डूइंग वेल, इसमें फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है एंड गुड, जैसा जैसा देखो ऐसा है। अभी मैंने आपको डिटेल में कहा कि PNB हाउसिंग का री रेटिंग क्यों हो रहा है। ओके, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आदित्य पुरी, हु इज द एक्स CEO ऑफ HDFC बैंक, हैज जॉइंड द बैंक PNB हाउसिंग। तो वैसे ही हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का री रेटिंग क्यों हो रहा है? ये भी सेम सवाल है, थोड़ा बहुत इसमें आप समझ लीजिए कि देखो, एक कंपनी का, कोई भी कंपनी का टीम रहता है, तो टीम में क्या रहता है? मैनेजमेंट रहता है और बाकी के डायरेक्टर्स रहते हैं और उनके टीम मेंबर्स जो लीडिंग मेंबर्स रहते हैं। तो जैसा उधर आदित्य पुरी ज्वाइन किए HDFC बैंक में, अभी आप देख रहे हैं कि इसमें कितना उछाल आ चुका है PNB हाउसिंग में। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में किसने ज्वाइन किया? तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में 1-2 साल पहले एक डायरेक्टर ने ज्वाइन किया, हु वाज द एक्स CEO एंड MD ऑफ गुजरात अंबुजा सीमेंट। हालांकि उन्होंने स्क्रैच से नहीं बनाई कंपनी अंबुजा सीमेंट, लेकिन ही सपोज टू बी अ वेरी गुड एंड प्रोफेशनल, एंड वो कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो सब सिलेक्ट करके ही ज्वाइन करते हैं कि भाई इसमें मैं ये कर सकता हूँ, ये करूंगा, मेरे को फ्रीडम होना चाहिए और इसका इम्पैक्ट आगे जाके ऐसा कंपनी पे क्या हो। तो ही वाज द एक्स फाइनेंस डायरेक्टर इन गुजरात अंबुजा, पहले उन्होंने शुरुआत की, तो उसके बाद ही बिकेम द MD एंड CEO ऑफ गुजरात अंबुजा। अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वो कितने साल पे MD और CEO, शायद 3 साल रहेंगे या 5 साल रहेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए गुजरात अंबुजा के MD एंड CEO इज अ डायरेक्टर ऑन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। उनका नाम है अनिल सिंघवी। ओके, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन एंड 2-3 कंपनीज में और भी उन्होंने स्टेट ये किया है, एज ही हैज टेकन अप अ पोजीशन एज अ डायरेक्टर, और वो कंपनी में भी फाइनेंशियल टर्नअराउंड आ चुका है। आप देखेंगे कि 1-2 साल में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में भी काफी फाइनेंशियल टर्नअराउंड आ चुका है। अब इसका थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट देखो, वो भी स्टैंड अलोन मत देखना, कंसोलिडेटेड देखो, तो आपको दिखेगा कि कंपनी का जो ऑपरेशनल रेवेन्यू है वो भी काफी सुधर रहा है। इस मार्च का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये मार्च का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनको 31 मार्च को भी 1250 करोड़ का प्रॉफिट एक अवार्ड यानी पैसा अवार्ड हो गया NHAI से। तो बिकॉज ऑफ दैट समथिंग ऑफ दैट विल बी रिफ्लेक्टेड
200-500 करोड़ तो मेरे ख्याल से 200-300 करोड़ क्वार्टरली नेट प्रॉफिट आ सकता है। बट दिस ईयर ऑनवर्ड, दिस ईयर अप्रैल ऑनवर्ड, आई थिंक द वर्किंग ऑफ द कंपनी शुड इंप्रूव सब्सटेंशियली, क्योंकि डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। अभी का प्राइस जो 10 रुपया 55 पैसा है, इसको मेरे हिसाब से इसका बॉटम हो गया है 7.5 के आसपास, और ये 16.5 के ऊपर जाना चाहिए 31 अगस्त 2021 तक। मान लो ये जाता है 31 अगस्त 2021 तक, देन इसका भाव आगे जाके आप 50, 100, 150 कुछ भी लगा सकते हैं, आपको जो चाहिए आप लगाओ, लेकिन उतना आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा अगस्त एंड तक। तो ये प्राइस आपको खुद दिखा देगा कि ये अचीव हो जाएगा मेरे हिसाब से, जिस प्रकार से स्टॉक साइडवेज चल रहा है। और उसके बाद 16.5 के बाद यू कैन इवन एवरेज ऑन द नेक्स्ट डिक्लाइन। अभी स्टॉक आप पूछेंगे अगले हफ्ते में क्या करेगा, 10 रुपीज 20 पैसा और ऊपर में 11.5 कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वापस एक रैली आएगा, दैट विल गो अप टू अराउंड 15 से 16 तक। ये इसका 1 महीने का मैंने आपको व्यू दे दिया। 3 महीने का व्यू 16 के ऊपर जाता है अगस्त एंड तक, तो आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रसाद सर ये अपनी राय देने के लिए। एक सवाल आ रहा है ओम प्रताप त्रिपाठी जी का, जानना चाहते हैं हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस पे। अभी ये साहब ने लिया है या लेने का है मेरे को नहीं मालूम, बट ये इनको उसमें ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है और पूछ रहे हैं कि टारगेट्स क्या लिए जा सकते हैं। इनका टाइम फ्रेम क्या है, टाइम फ्रेम भी तो बताना मिलता है। शायद शॉर्ट टर्म होगा। ओम प्रताप जी अगर अपने व्यू बता दीजिए कि आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए किस हिसाब से पूछ रहे हैं, तो प्रसाद सर आपकी ज्यादा बेहतर मदद कर पाएंगे। अदरवाइज आपको क्या लगता है सर, क्या ये ब्रेकआउट माना जा सकता है इसको? ऐसा कुछ खास ब्रेकआउट नहीं आया है नया वाला, लेकिन देखो ये सब स्टॉक है ना हिंदुजा ग्लोबल, अभी ये रैली में 400 से चला हुआ है, और अभी इसका भाव हो गया 2000 के ऊपर। तो मुझे लगता है कि मैं खाली इसमें आपको टारगेट दूंगा, वो 25763915 का होता है, और इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं ओम प्रताप जी, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए व्यू मांग रहे हैं। तो इसका जो स्टॉप लॉस बनता है आप समझ लीजिए, अभी के बाद वो आप पकड़ लीजिए 1635 का बनता है। बट आई एम ओवरऑल आई एम बुलिश फॉर दिस स्टॉक, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आपको ऊपर में जरूर प्रॉफिट बुकिंग भी करना पड़ेगा इसमें। तो इसका मैं खाली आपको लेवल दे देता हूँ कि कहाँ पे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, क्योंकि ये रैली 400 से शुरू हुआ है, तो ये करेक्ट तो करेगा, कहाँ पे करेक्ट करेगा उसकी मैं संभावना आपको बता देता हूँ। एक 2567 का प्राइस आता है, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो 3457, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहिए 2500 और 3457 अगर उसके बाद जाता है तो, क्योंकि मान लो उधर तक गया स्टॉक ना, तो वहां से इसका फॉल वापस आएगा, और वापस आपको ये स्टॉक कहाँ पे लेने का है, ये फॉल भी आएगा, वो शार्प रहेगा 1660 तक आएगा, 1660 या 1600 तक आ सकता है, और वहां पे आपको वापस एंट्री करो विद स्टॉप लॉस एट 1200, वापस ये स्टॉक आपको 2500 या 3400 तक जाएगा। ये राय प्रसाद सर की हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन पे। प्रसाद सर एक सवाल है विजी जी का है, ये पूछना चाहते हैं इंडिया सीमेंट पे, एक बार सीमेंट सेक्टर में मॉनसून का कुछ असर आता है शायद, और उसके अलावा कुछ आपका व्यू ओवरऑल कैसा है? ये स्टॉक देखो कैसा है कि एक आप समझ लीजिए राधा किशन दमानी जो है डीमार्ट के फाउंडर, और मे बी ही इज सपोज्ड टू बी इंडियाज वॉरेन बफेट, और अदरवाइज आल्सो ऑन हिज ओन आल्सो इज गुड। तो इन्होंने इसमें कुछ स्टेक लिया है, जो स्टेक लिया है वो थोड़ा नीचे का प्राइस पे है, बट जो कुछ भी उनकी बात अलग है। अगर आपको लेना है तो मेरे हिसाब से इसमें ये स्टॉप लॉस लगा दीजिए
160 का, एंड देन यू कैन बाय या कंटिन्यू टू होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 160। ये स्टॉक अभी जो नीचे 75 था वहां से ऊपर चल चुका है, वो करीब 210 तक गया था, और इसमें फंडामेंटल्स मैच नहीं हो रहे। द कंपनी इज नॉट शोइंग गुड प्रॉफिट्स, और एटलीस्ट वो दिखा तो नहीं रहे, कर रहे हैं या नहीं पता नहीं। तो 165 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए। तो एक सवाल है जो कि फेसबुक के थ्रू आ रहा है, इसमें संजीव कुमार जी पूछ रहे हैं भेल पर आपका व्यू, कह रहे हैं 2000 रुपए के शायद 2000 की खरीद है 72 पे, तो BHEL 2000 शेयर इन्होंने 72 रुपए पे खरीदे हुए हैं। लॉन्ग टारगेट इनका है 77 से 80। क्या ये 2 से 3 महीने में इनको मिल सकता है क्या? मिल सकता है, लेकिन स्टॉक यहाँ पे चल चुका है और ये करेक्ट भी कर सकता है, तो आपको होल्ड करने का इसको। और मेरा जो इसमें अभी अभी का शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है इसमें 84 का है, तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, क्योंकि ये भी अनदर एक PSU स्टॉक होता है जिसमें फंडामेंटल्स आर नॉट मैचिंग अप विद द राइज इन द प्राइस। ये 30 से अभी 90 75 80 हो गया, तो 84 तक जाने की संभावना है, लेकिन आप प्रॉफिट बुकिंग इस पे कीजिए कि ये स्टॉक कभी भी टॉप आउट हो जाएगा तो इसमें फॉल आ सकता है करीब 46 रुपीज तक, तो फिर आप लॉस में होल्ड करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग आपने लिया है ऊपर में 72 लगभग इसी प्राइस में लिया है, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग शुड बी अ प्रायोरिटी है। ठीक है, तो आप क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे हो जाएंगे सर इसमें? स्टॉप लॉस इसमें एलेक्स जी लंबा होता है, तो स्टॉप लॉस रहेगा करीब 56 57 का, तो वो भी लंबा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि क्वांटिटी मैनेजेबल रखो और थोड़ा कम करो, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। क्वांटिटी कम रखो और डिक्लाइन में अगर मिलता है देन यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस एट 57 रुपीज एंड बाय इट अगेन, देन यू गेट अ टारगेट ऑफ 84। तो आप ये कह रहे हैं कि ये इसमें अभी एंटर करने का कोई टाइम नहीं है, और अच्छी बात ये है, इनके किस्मत अच्छी है कि इनके भाव पे ही है, तो आराम से आज ही आज में 72 65 तक का हाई गया, अभी भी 72 रुपए से ऊपर ही चल रहा है या ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है, तो ये यहाँ पे एग्जिट कर लें। इसमें अभी बने रहने में और इस भाव पे बने रहने में एटलीस्ट कोई समझदारी नहीं है जी, ठीक ऊपर है। लेके कुछ फायदा, इसका कुछ एक सब्सिडरी का इश्यू आने वाला है, आई फॉरगॉट द नेम एंड डिटेल्स, लेकिन बिकॉज ऑफ विच थोड़ा इसमें अफू आ चुका है, लेकिन ये वापस 46 तक आ सकता है, और जब भी टॉप हो जाएगा 46 तक इसमें गिरावट आने की संभावना बनी। ठीक है, प्रसाद सर, इससे पहले बाकी स्टॉक्स पे बात करें, एक बार फिर से बैंक निफ्टी देख लेते हैं। और जो RBI अनाउंसमेंट था वो हो चुका है, उसमें कोई ऐसे कोई खास बात नहीं आई और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कोई भी दर। जी एलेक्स जी, यहाँ पे मैंने कहा था ऊपर में 35,000 इसका जो टारगेट था उसके नीचे थोड़ा 100 पॉइंट नीचे शॉर्ट हो चुका है ये, यानी इसका जो, एक मिनट में आपको इसका टारगेट वापस बता देता हूँ। 35,995 का टारगेट था, तो ये गया ऊपर में 35,810। तो मेरे हिसाब से मैंने कहा था 995 से करेक्शन आएगा, अभी ये करेक्शन भी स्टॉक साइडवेज रहेगा, और साइडवेज काफी टाइम के लिए रह सकता है, और मेरे ख्याल से अगले 7-8 दिन भी या इससे भी ज्यादा, जिसमें नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा 34,526 या 34,230 इतना जगह बनता है स्टॉक। हाँ, ये इतना फॉल जो दिख रहा है 1000 पॉइंट का, वो भी करेक्शन ही रहेगा, और वापस जब भी वो नीचे आएगा 34,250, देन अगेन इट इज अ बाय वंस अगेन विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 33,270। वो अगर टूटता है तो मान लीजिए कि इसमें अभी का जो हाई है वो टॉप हो चुका है। ठीक है, हिमांशु जी का सवाल है, ये पूछना चाह रहे थे बैंक निफ्टी पे और ऑप्शंस में काम करना चाह रहे हैं,
आप सर ऑप्शंस में काम करते हैं क्या तुषार सर? नहीं, ये कौन है भाई? ये कैसा होता है ना कि लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट में सिर्फ आप एंट्री करो, जो मनता है करो, पैसे आ जाएगा। मैं एक आपको बात बताता हूँ कि लोगों को स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आप देखेंगे, प्योर डिलीवरी करोगे तो भी पैसा कमाना, वो भी कितना, 20% साल पे, वो भी मेरे जैसे एनालिस्ट का नहीं बात कर रहा हूँ, वॉरेन बफे वगैरह जो लीडर्स है, जो वर्ल्ड बेस्ट एनालिस्ट है, उनका वो स्टैंडर्ड है कि अपने को क्या मार्केट से कमाने का है, सिर्फ 20% कमाने का है। और यहाँ पे लोग आते हैं, बैंक निफ्टी में काम करो, इंट्राडे करो, बीटीएसटी करो, जो क्या क्या करते हैं पता नहीं, बट उनको लगता है कि पैसा आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट आपके लिए बैठा है कि आपको पैसा कमा के देगा। तो इनको तो मैं यही कहूंगा, आपने नहीं चालू किया है तो मत कीजिए। ये अच्छी बात है आपने चालू नहीं किया है, क्योंकि एक बार आप चालू करते हैं तो उसका एडिक्शन बन जाता है, तो नुकसान तो होता ही है, एडिक्शन बनेगा, और एडिक्शन से निकलने तक आपका 50% पैसा, 25% पैसा हो जाता है। तो ये सब आप मत कीजिए, ऑप्शन विप्शन, और खाली डिलीवरी का काम कीजिए। पहले 5 साल 10 साल आप खाली डिलीवरी पे कमाओ। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, देन देयर इज नो नीड ऑल्सो टू गो इनटू ऑप्शन। उस पे भी आप इंप्रूव करो, आपका कंपनीज अच्छा चुनो, आपका स्टाइल, इन्वेस्टमेंट स्टाइल अच्छा चुनो, और प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। आपको आइडिया आएगा कि आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। बाद में ये सब फ्यूचर एंड ऑप्शन ये सब करो। इट इज, सी एलेक्स जी, ये सब कैसा है ना, दिस इज लाइक रनिंग इन अ रनिंग ट्रेन। ये इनका मैं नाम भूल गया, मैं मीनाक्षी जी, आई थिंक इट इज मीनाक्षी जी। लेकिन अगर इनको पूछेगा भाई आप दिल्ली से बॉम्बे आते हो ट्रेन से या फ्लाइट से, तो आप ट्रेन में आप भागते हो क्या? नहीं, आप चुपचाप बैठे रहते हो। तो मार्केट चल रहा है तो उसमें क्यों आपको भागने का? कोई उसमें कमाता नहीं है। ओके, आप कमाओगे, आज कमाओगे तो कल देके जाओगे। मार्केट में आए हो तो आप डिलीवरी का काम कीजिए, ऑप्शन विप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस लीजिए। इट इज हार्ड एंड बिटर एंड हार्ड, बट इट इज कमिंग फ्रॉम माई हार्ट और एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो बेटर आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, करना है तो फॉलो कीजिए, आप अपना कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है हिमांशु जी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, और आप ही के लिए नहीं है, ये बाकी सभी दर्शकों के लिए है कि प्रसाद जी जो कहना चाह रहे हैं या जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि ये फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इस तरीके की बहुत सारी चीजें, या इवन इंट्राडे या छोटे छोटे स्विंग्स और वो सारी चीजें, ये बहुत ही एक्सपर्ट लोगों के लिए है, ये बहुत ही अलग तरीके के लोगों के लिए है, जो इनका पास शायद और कोई काम नहीं है, या बहुत ज्यादा वो जानते हैं, या बहुत ज्यादा वो रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए कि उनके पास बहुत सारा ऐसा लिक्विडिटी है। हम और आप जब हम अपने घरों से बैठ करके और आज के दौर में जब काम कर रहे हैं, तो हमारी पूंजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको गंवाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो उसको ऐसी किसी तरीके से बाजार के अंदर में डाल करके और रिस्क में डालना, ये सोचते हुए कि बहुत बड़ा मुनाफा निकलेगा, ये कोई समझदारी नहीं है। क्योंकि ये गारंटी नहीं है, गारंटी तो छोड़िए, ये शायद वो वाली चीजें जो प्रसाद जी कह रहे हैं। क्योंकि एक प्रसाद सर, अभी इधर हमने जो कुछ एक डेटा देखा है और कुछ जो ट्रेंड है, और शायद उसी ट्रेंड में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं फाउंडर इंडिया भी, कि इधर पिछले 1 से 2 साल के अंदर में जब लॉकडाउन और ये सारी चीजें हुई हैं और लोगों के पास घर बैठ करके और इस तरीके की चीजों को एक्सप्लोर करने का मौका आया, इंटरनेट स्पीड हाई है, सबके पास मोबाइल फोन, टैब्स, लैपटॉप्स हैं, सबके पास करीब करीब डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट या तो हैं या उनको खोलना बहुत आसान काम है। तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे यंगस्टर्स बाजार के अंदर में आए हैं जो ट्रेड करना शुरू, और उसको हम कोरॉबरेट कर सकते हैं उस डेटा से भी कि जब ये जितने नए डीमेट अकाउंट्स खुले हैं, जितने भी ये वाले ब्रोकरेज फर्म्स हैं, इनके जो डेटा आया है इनका जिस तरीके का, तो उन्होंने उसको बताया कि बहुत सारा नया अकाउंट खुला, बहुत सारा नया बिजनेस शुरू हुआ, टर्नओवर उनका बढ़ गया। तो ये बहुत नए लोग हैं जो बाजार में आए हैं, और किस्मत उनकी अच्छी थी कि जब वो आए हैं तो वो बहती गंगा में उनका हाथ धोने का मौका मिल गया। तो इस समय में अगर पिछले 1 साल 2 साल के अंदर में किसी ने कहीं पे भी एंट्री ली है, तो वो मुनाफे में या तो बैठा है या मुनाफा कमाया है उसने, या उसके पैसे बढ़े हुए हैं। तो वो उसके चक्कर में, जिसको एक बहुत उस बोलचाल भाषा में एक वो भी कहते हैं ना, बिगिनर्स लक, तो शायद वो बिगिनर्स लक उनके फेवर में था, और उन्होंने उस बिगिनर्स लक के चलते काफी सारा या तो पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, कमा रहे हैं, या वो वाला। तो अब उसमें वो कॉन्फिडेंस से कब वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा और कब वो समझना मुश्किल होगा बाजार को ट्रैप करना, और कब बाजार उनको ट्रैप कर देगा,
वो एक रिस्की, और इसलिए हम जहाँ से शुरुआत आज भी हमने जो डिस्कशन की करी थी कि कॉशियस और वो वाली चीजें, तो वो वही है जो बशार सर फिर से कह रहे हैं कि ये वाली चीजों में मत पड़िए, इन्वेस्टर बनिए, लॉन्ग टर्म में लीजिए चीजों को। वोलेटिलिटी आएगी और चली जाएगी, ऐसे इवेंट्स आएंगे, आरबीआई पॉलिसी आती रहेगी हर दूसरे महीने में, बहुत सारे और अनाउंसमेंट्स आते रहेंगे, बजट हर साल आता रहेगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जो अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिनका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, जो प्रसाद सर निकाल के लाते हैं, जिसको इसीलिए हम पावर पैक पोर्टफोलियो कहते हैं, उनमें आप अगर आप बने रहेंगे, मुनाफा आपको वैसे ही बड़ा मिल रहा है। उसमें भी प्रसाद सर ऐसी वाली चीजें ढूंढ करके लाते हैं जो 20, 30, 40, 50% तक का मुनाफा देते हैं वो स्क्रिप्ट। लेकिन आप सोचिए कि एक हफ्ते और 15 दिन में आपको 20%, 50%, 30% मुनाफा मिल जाएगा। वो गिमिक है, वो उस गलती, उस भुलावे में मत पड़िए, कभी भी आप फंस सकते हैं और एक बड़ा नुकसान उठा सकते हैं, और पूंजी चली जाएगी तो फिर आगे काम कैसे करेंगे। तो प्रसाद सर वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें संभल करके और अच्छी चीजों में और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए और पैसा कमाइए भी, बहुत भागने की जरूरत नहीं है। जी एलेक्स जी, ये एक बात कहूंगा मैं जी, वॉरेन बफेट जो है, जो विश्व के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर है, वो कहते हैं कि ये फ्यूचरल ऑप्शन जो है ना, दीज आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन द फाइनेंशियल मार्केट। यानी जैसे अपने न्यूक्लियर वॉर रहता है वैसा ये है, तो लोग इसमें ट्राई करते हैं, खास करके जो नए एंट्रेंट्स रहते हैं उनको लगता है इससे ही पैसा बनता है और इससे ही बनाने का है। तो वो मार्केट कोई एक बेवकूफ चीज नहीं है कि आप नए एंट्रेंट हो, पहला दिन है और आप एंट्री करो, आपको लाखों करोड़ों कमा के देंगे। वो उल्टा ही हो जाता है, उसके विपरीत ही हो जाता है। तो आई वुड से यू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। जी। और हिमांशु जी आपके जवाब से बहुत संतुष्ट भी हैं, और वो भी कह रहे हैं कि अब आपको वो फॉलो करेंगे अलग से और साथ में हमेशा, और आपके सवाल से काफी सेटिस्फाइड हैं, वो आपके जवाब से बहुत सेटिस्फाइड हैं और कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक सलाह है। सर आगे चलते हैं और एक सवाल ले लेते हैं। अपर्णा सिंह जी का सवाल है, ये लॉन्ग टर्म के लिए लेकिन डिविडेंड पेइंग कुछ सजेशंस पूछ रहे हैं कि कोई ऐसे स्टॉक्स जो आप सजेस्ट करें जिसमें कि डिविडेंड के मार्फत से कमाई हो सके। जी अपर्णा जी, ये मैंने एक कंपनी सजेस्ट किया है, इसमें इंगरसोल रैट, तो वो पहले भी सजेस्ट किया था, आज भी स्टार्टिंग में हमने सजेस्ट किया। वो 2002 साल पहले कुछ सॉरी, इट पेड अ डिविडेंड ऑफ 200 रुपीज, जब भी उसका प्राइस था 700-800 का, सॉरी। तो दिस इज अ वेरी इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी, और ये कंपनी का अभी का जो ईयर चालू है, अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स, इज द 100th ईयर ऑफ ऑपरेशन इन इंडिया। तो ये साल अभी जो रिजल्ट है उसमें 3 रुपए डिविडेंड दिया, वो कम दिया, वो अच्छा किया, क्योंकि अगले साल उसको ज्यादा दे सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी। आप इसका शेयर लेके होल्ड कीजिए, 10 साल आपको डिविडेंड मिलते रहेगा एवरी ईयर। तो आप जो कह रहे हो कि डिविडेंड यील्ड वाला कंपनी चाहिए, तो दिस इज वन ऑफ द कंपनी विच कैन गिव यू वेरी गुड डिविडेंड यील्ड। दूसरा जो डिविडेंड यील्ड वाला कंपनीज है, वो एक एनएमडीसी है जो गवर्नमेंट का पीएसयू कंपनीज है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कौन से कंपनीज में डिविडेंड यील्ड ज्यादा अच्छा है, और वहां पर कंसीडर कीजिए फॉलिंग मार्केट। तो एक एनएमडीसी है, मुझे पता है। दूसरा है तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट, और वो भी एक अच्छा कंपनी है, वो 5 रुपया डिविडेंड देता है, 5 का 7 भी हो गया मेरे ख्याल से। तो तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट ये कंपनी भी अच्छा है, और अभी प्राइस भी रियलिस्टिक है, 125-150 का रेंज में चल रहा है। ये आप लेके होल्ड कीजिए, इसका भाव भी हो जाएगा 400-450 प्लस। हर साल आपको 6 या 7 रुपए, पहले 5 रुपए डिविडेंड देता था, तो ये अभी 7 रुपए डिविडेंड दे रहा है। यानी आप समझ लीजिए, आपको एफडी किया 100 रुपए पे 7 रुपए, तो कंपनी डिविडेंड ही देता है। शेयर प्राइस का मूवमेंट अगर बेहतरीन हो गया तो दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। बशा सर, एक नीरज मेहरा जी हैं, मैं दर्शक, वो पूछ रहे हैं कि वो आपसे सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में काम कैसे किया जाए, तो क्या आप कहीं कोई क्लासेस या कुछ ऐसी कोई चीजें हैं, आपसे कैसे सीखा जा सकता है? नहीं नीरज जी, देखो ऐसा बात है कि मेरे को काफी जनों ने पूछा था कि आप सिखाओ, ये करो, वो करो। तो जो एक्चुअली मैं जानता हूँ, जो टाइम एंड प्राइस एनालिसिस में करता हूँ, वो तो वो कोई करता भी नहीं है, ऑल ओवर इंडिया ने, ऑल ओवर वर्ल्ड पे भी नहीं करता है। तो ये मैंने 30 साल पे सीखा हुआ है, 30 साल का एक्सपीरियंस है।
30 साल पे प्रॉफिट किया, नुकसान किया, उसके बाद आदमी सीखता है। तो ये मैं किसी को इमीडिएटली तो सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये एकदम मेरा सो कॉल्ड प्रेशर्स टू मी है, तो ये मैं सिखाना नहीं भी चाहता हूँ अभी। और दूसरी बात है, बाकी का चीज आप सीखोगे तो उसका कुछ मतलब नहीं होता है इमीडिएटली, क्योंकि आप कभी भी टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो तो उसको इम्प्लीमेंट करने में, भले टेक्निकल एनालिसिस सीखने में आपको 50,000 रुपए खर्चा है, कोर्स का 50,000 रुपीज पकड़ लीजिए खर्चा आएगा, लेकिन जब भी आप स्टॉक मार्केट में इम्प्लीमेंट करोगे उसको, तो कम से कम 50 लाख रुपीज खर्चा आएगा, और ऊपर से आपको 10-15 साल सीखने में भी लग जाएंगे। उसके बाद अगर आप बचे रहे, आपके पास सर्वाइव हो गए, देन यू विल बिकम अ बेटर इन्वेस्टर। तो ये सब ऐसा स्टोरी होता है, तो ये सब आपको जानना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोर्स कर लिया और कोर्स में भी कोई भी आपको सिखाएगा वो एकदम बेसिक रहता है, विच इज अवेलेबल एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो इट्स अ वेरी, आप समझ लीजिए कोई भी आप जॉब करते हो तो करीब 20-25 साल लगते हैं आपको टॉप में जाने में। तो वैसे भी यहाँ पे भी नॉलेज एक्सपीरियंस आने को भी आपको काफी सारा समय देना पड़ेगा, काफी सारा एफर्ट करना पड़ेगा, नुकसान भी होता है, बेयर मार्केट में भी आपको खड़ा रहना पड़ेगा, ये सब चीजें करने पड़ते हैं। इट इज नॉट दैट मैंने क्लास कर लिया और मैं दूसरे दिन से एक्सपर्ट हो गया, वो सब नहीं होता है। लेकिन प्रसाद सर, हम एक काम कर सकते हैं, मैं अलग से भी इसको हम लोग आपसे डिस्कस कर लेंगे। क्या हम लोग कुछ एक ऐसी चीजें बाजार के अंदर में जो कि इसके बिल्डिंग स्टेप्स हैं, जिन चीजों को जिसको ये DIY टाइप की चीजें हैं, कि अगर किसी समय मैं आपसे डायरेक्टली नहीं कनेक्ट हो पा रहा हूँ और मैं खुद बाजार के अंदर में कुछ कॉल लेना चाहता हूँ या कोई काम करना चाहता हूँ, तो कुछ एक बेसिक्स, कुछ एक ऐसे सिंपल इंडिकेटर्स जिनको यूज करके मैं कुछ अंदाजा लगा सकता हूँ कि हाँ, कहीं मैं बिल्कुल ही गलत ट्रेड तो नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके की कुछ चीजें अगर हम सिखाने के लिए एक कोर्स जैसा आपके साथ में अगर मिल करके बनाए, फाउंडर इंडिया और प्रसाद कुशे सर का एक जॉइंट कोलैबोरेशन में एक ऐसा इनिशिएटिव, तो क्या हम लोग उस पर बात कर सकते हैं और उसमें धीरे धीरे कुछ ऐसे बिल्डिंग स्टेप्स हो, एक एक लेसन हो जो कि टाइम एंड प्राइस एनालिसिस को काइंड ऑफ सिखाने की कोशिश करें। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसका कंप्लीट कोर्स है और ये नहीं कह रहे हैं कि इतने दिन में आप कंप्लीट सीख जाओगे, लेकिन उसके कुछ बिल्डिंग स्टेप्स क्या हो सकते हैं, कुछ बेसिक्स क्या होते हैं, क्या हम इस तरीके से ब्रेक करके और धीरे धीरे कुछ उस पर काम शुरू कर सकते हैं? नहीं, आपका जवाब सही है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं खाली इमीडिएट वेव थियरी करता हूँ और पिछले 30 साल से ये कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत, मैं अभी भी कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत मुझे उसमें यू कैन से आता है या ठीक ठाक चल जाता है, लेकिन बाकी का जो इंडिकेटर्स है, मून एवरेज थोड़े बहुत देखते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स वगैरह बिल्कुल मैं कभी देखता भी नहीं हूँ। साल में या 2 साल में एक बार देख लिया तो मैं तो कभी बिल्कुल नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरा जो काम करने का स्टाइल है वो अलग है, और इसके वजह से वो खाली इलेक्ट वेव पे ही काम करता हूँ। इसमें देखो, अभी एक दर्शक ने पूछा था हिंदुजा ग्लोबल, तो उसमें मैंने उसको कितना रेंज भी दे दिया कि 2450 3450 जाएगा, उधर से 1600 तक नीचे आएगा। तो ये सब इलियट वे भी कर सकता है। इंडिकेटर में आपको इतना बड़ा रेंज पहले से कोई नहीं बता सकता। ये इंडिकेटर्स आर ऑलवेज लैगिंग द मार्केट। मार्केट में जो होता है उसके बाद इंडिकेटर उसको फॉलो करता है, इसलिए उसको लैग इंडिकेटर कहते हैं। वो प्रेडिक्ट नहीं करता है, मार्केट के पीछे ही रहता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो आगे का कह रहा हूँ कि जब हिंदुजा ग्लोबल में कहा कि यहाँ से इतना जाएगा, या HCC में कह रहा हूँ कि 16 का टारगेट है अगस्त 10 का। ये फ्यूचर का मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ, वो सही जाता है तो आपको उसमें जरूर फायदा हो जाएगा। तो ये सब इलियट वेव में आता है, और वो इंडिकेटर्स वगैरह एकदम जो आप कहते हैं बेसिक्स रहता है ना, जो अब 2 दिन में आप सीख जाओगे, लेकिन जो आप जितना जल्दी सीखते हो उसका यूटिलिटी भी उतना ही कम रहता है, और उसका फायदा करके देने का पोटेंशियल भी उतना ही कम है। जी ठीक है। तो प्रसाद सर की रेसिपीज जो है वो बहुत ही सीक्रेट हैं, और अच्छा तरीका यही रहेगा कि जब वो उसका निकाल करके निचोड़ और फाइनल प्लेटिंग करके जब हमारे लिए वो थाली में सजा करके उन्होंने पोर्टफोलियो दे ही दिया है, तो वो ये कह रहे हैं कि जरूरत क्या है आपको उस डिटेल्स में जानने की कि पीछे किस किस तरीके से वो निकाला जा रहा है। जब प्रसाद सर हमारे लिए सारा काम, सारी मेहनत करके ले ही आते हैं, तो जरूरत नहीं है उसके बाहर जाने की। और एक अच्छा पोर्टफोलियो हमने इस पारफेक्ट पोर्टफोलियो शो के माध्यम से बनाने की शुरुआत कर दी है।
आप देखते रहिए। राजा मुखर्जी जी बीएफ यूटिलिटीज पे पूछना चाह रहे हैं। राजा जी उस पे हम लोग अभी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, तो आप अगर पीछे इसी शो को, वीडियो को पीछे जा करके देखेंगे स्वाइप करके, तो आपको दिख जाएगा वाला। सर एक सवाल है अंकित जी का, ये बीईएल पे जानना चाहते हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं, बीईएल पे आपका व्यू। जी, मैं पहला राजा मुखर्जी का सवाल लेता हूँ। उन्होंने कहा है कि उन्होंने काफी सारी क्वांटिटी लिया हुआ है, कौन सा 1000 शेयर बीएफ 318 में जी। हाँ, तो वो कंपनी अच्छा है, चार्ट भी बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, और स्टॉक थोड़ा करेक्शन में है। और करेक्शन कहाँ तक आएगा? 290। आप होल्ड कीजिए, जब भी ये स्टॉक 320 के ऊपर निकलेगा आप देखेंगे इसमें स्ट्रॉन्ग रैली आएगा। आपको फिर टारगेट पूछने का भी जरूर नहीं पड़ेगा, कितना पावरफुल हो जाएगा। इन्होंने कुछ ग्रेफाइट लिया हुआ है, 2500 लिया हुआ है 161 पे जी। तो ग्रेफाइट के बारे में मैंने पहले भी कहा था 500 और 1000 का टारगेट बनता है, और अभी ये 750 के आसपास चल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको ग्रेफाइट में आधा प्रॉफिट बुकिंग तो कर लेना चाहिए, क्योंकि 750 से स्टॉक डबल नहीं होगा, 1200 तक का ही टारगेट है, 1200-1300 तक का, और होगा तो भी डबल ही हो जाएगा, बड़ा कुछ नहीं। जो आपको पहले का रैली मिला 160 to 750, तो ये आपका आपने होल्ड किया अच्छी तरह से, इसलिए आपको प्रॉफिट हो गया। इसमें थोड़ा आधा तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, एंड ये पैसा आप शिफ्ट कीजिए, आधा पैसा जो आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं उसमें आप इंगलसोल लैंड लीजिए, 975 का भाव है, ये डिलीवरी लेके होल्ड कीजिए 2-3 साल, या इवन मोर देन दैट। अच्छा, दूसरा जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सवाल है जी, अलेक्स जी, ये कंपनी जो है ना, ये इसका खासियत क्या है कि ये इंडिया का नंबर 1, यू कैन से नॉट नेसेसरली नंबर 1, बट डिफेंस का कार्य में इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी और लीडर इन द पब्लिक सेक्टर। और जैसा कि आप जानते हो कि अभी इसमें गवर्नमेंट का ट्रस्ट भी है कि ये पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर इन द नेक्स्ट कमिंग 5 to 10 years और इवन मोर। तो ये कंपनी का जो मोनोपोली है, इसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो किसी भी बाकी के पीएसयू के पास नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं। तो ओवरऑल द स्टॉक इज वेरी गुड। अभी शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आपको, शॉर्ट टर्म यानी अगले 6 महीना 1 साल में आपको दिखेगा दिस स्टॉक विल क्लियरली राइज अबाउट 193, ओके। और 193 के ऊपर जाने के बाद इसमें थोड़ा करेक्शन आएगा और फिर ये नीचे आएगा। लेकिन आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग करने का है, मुझे पता नहीं आपने कहाँ पे लिया है, और 190 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, 180-190 के आसपास जरूर इसमें से प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कीजिए। उसके बाद ये स्टॉक डिक्लाइन में जाएगा, तो इन द फॉल, नेक्स्ट फॉल इट कैन कम डाउन अगेन टू अराउंड लेवल्स ऑफ अराउंड 110, 120, 25 तक ये आ जाएगा। बट आप अगर 10 साल के रखना चाहते हो तो ये स्टॉक अच्छा है, बट ड्राइंग प्राइस शुड बी अराउंड 100-120। अभी आपने मेरे ख्याल से थोड़ा ऊपर लिया है, तो एक बार 190 आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। बहुत शुक्रिया प्रसाद सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए, और साथ ही साथ आपका अपना पोर्टफोलियो जिसको हम पावर पैक पोर्टफोलियो विद प्रसाद कुशे कहते हैं, ये स्पेशल सेगमेंट के माध्यम से एक अच्छा पोर्टफोलियो हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए, जिसके मार्फत से वो लॉन्ग टर्म में एक बड़ा पैसा बना सकते हैं, और जिसमें सेफ सिक्योर्ड जैसी चीजें आप जो बता रहे हैं कि जिसमें वोलेटिलिटी का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और लॉन्ग रन में एक अच्छा मुनाफा देने वाले स्टॉक्स होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रसाद सर और समय निकालने के लिए। थैंक्स अ लॉट।